नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी आवाज़ चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण की। इससे पहले हमने दोस्तों एक तो विशेष संस्कृत भाषा का चयन किस प्रकार करें, भाषा फर्स्ट रखें या सेकेंड रखें, क्या सिलेबस में डिफरेंस है दोनों में, इन सभी की बात कर ली है। इसके बाद हमने एक कल वीडियो डाला था, वो था माहेश्वर सूत्र के आधार पर किस प्रकार प्रत्याहार बनाते हैं और किस प्रकार माहेश्वर सूत्र के अंदर स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण क्रम से किया गया है। ठीक है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है, आराम से देख सकते हैं दोस्तों। वो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्र के आधार पर पूरी संधि चलेगी, वहीं से भी सवाल बनते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वर्ण विचार, कितना बड़ा सिलेबस आएगा रीट के अंदर। तो दोस्तों मुख्यतः जो पूछे जाते हैं, ज़्यादा सवाल आते हैं, एक तो आते हैं आपके उच्चारण स्थान से। हमारे जो सिलेबस दिया हुआ है भाषा 2, जो भाषा सेकंड है संस्कृत, ठीक है, इसके अंदर सिलेबस में क्या क्या है आया हुआ है। एक तो स्वर व्यंजन, इतना ही लिखा हुआ है। एक आया हुआ है उच्चारण स्थान, ये टॉपिक आने वाले हैं। तो दोस्तों स्वर व्यंजन में हमने कल भी बात कर ली थी कि किस प्रकार से माहेश्वर सूत्र के अंदर स्वरों को और व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है और कितने कितने स्वर व्यंजन होते हैं। आज हम वापस बात करेंगे वर्ण विचार के अंदर। दोस्तों वर्ण विचार से सवाल बनते हैं, किस प्रकार स्वर व्यंजन से सवाल पूछते हैं, मुख्यतः मुख्य टॉपिक उठाएंगे दोस्तों। उसके बाद हम स्वर व्यंजन के बाद बात करेंगे उच्चारण स्थान की। इससे बाहर जो स्वर व्यंजन का आपका टॉपिक है सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। तो आराम से बात करेंगे वर्ण विचार की। तो दोस्तों उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना सभी के साथ, और चैनल पर आप नए हैं और पहली क्लास हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे सभी आगे कक्षाएं हैं उनके सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। तो दोस्तों हम बिना देर किए शुरू कर रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार की बात करें तो सबसे पहले हमारे सवाल सामने यही आता है कि वर्ण किसे कहते हैं। दोस्तों वर्ण का मतलब होता है भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और भाग नहीं किए जा सकते, ठीक है, उसे कहते हैं वर्ण। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और भाग नहीं किए, जैसे जिसका अंतिम रूप से विभाजन कर दिया गया है, उसके और भाग करना संभव नहीं हो, वह उसे कहते हैं वर्ण। जैसे हमने लिख दिया क, अब इसके भाग करना संभव नहीं है, हमने लिख दिया ए, हमने लिख दिया ख, हलंत आधा है ये, ठीक है, तो इसे ही कहते हैं वर्ण। दोस्तों एक होता है ध्वनि। हम किसी वर्ण को जब बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, उस समय वह कहलाती है ध्वनि, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। जो उच्चारण रूप में होती है वह तो कहलाती है ध्वनि। और दोस्तों इसी ध्वनि को हम जब लिख देते हैं तो वह क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है, ठीक है। तो ये था वर्ण। वर्ण दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं आपके दो प्रकार के। दो प्रकार कौन कौन से? दो प्रकार होते हैं आपके वर्ण के। तो दोस्तों वर्ण के दो प्रकार, एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर को हम अच भी कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं, अच। अब अच क्या है, इसके लिए हमें जो पिछले का वीडियो बनाया था माहेश्वर सूत्र, ठीक है, इसके हमने प्रत्याहार बनाए थे। माहेश्वर सूत्र के आधार पर हमने प्रत्याहार बनाए थे, वही प्रत्याहार हैं अच। ऐसे लेकर च, चार जो प्रथम सूत्र है ऐ ई उन री ऋक ए ओंग ऐ औच, ठीक है, तो ऐसे शुरू होता है और ऐ औच, ठीक है, यहाँ तक इसमें जितने वर्ण आते हैं अंतिम को छोड़ते हुए वो होता है अच। उसमें सभी 9 वर्ण हैं, वो कहलाते हैं स्वर, ठीक है। और व्यंजन को कहते हैं हल। है वर्ड से जो आते हैं, जो सूत्र है है वर्ड वाला, हमने कल देखा था, आपको बोला था हमको याद करनी है। दोस्तों कमेंट करना किस किस को याद हुई है आज, ठीक है। अगर याद नहीं है तो वो आपको याद करने ही हैं, ठीक है वर्ड से शुरू होता है है वर्ड लण यमंगण्डम जबे गर्दश जब गर्दश कपैसा सर, और जो अंतिम आता है हल, ठीक है। इस हल के अंदर जो अंतिम लय है, एक तो ये लय और है का ये है, तो यहाँ से लेकर जितने भी वर्ण हैं अंतिम को छोड़ते हुए उसे कहते हैं हल, वो सभी आ जाते हैं व्यंजन के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहले वर्ण होते हैं दो प्रकार के, और उसमें से हम बात करेंगे आज किन की,
हम बात करेंगे स्वरों की पहले। ठीक है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? स्वरों के सबसे पहले उच्चारण के आधार पर दोस्तों, उच्चारण के आधार पर इसमें लगने वाली मात्रा का जो समय है, इसके आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले हम देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो दोस्तों स्वर की बात कर लेते हैं, किसे कहते हैं ये पूछा नहीं जाएगा परीक्षा में, लेकिन हम बात कर लेते हैं कि स्वर वह ध्वनि होती है जो फेफड़ों से उठी श्वास वायु, फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु हमारे मुख में बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी अवरोध के अपने आप सीधे बाहर निकल जाती है मुख से, वह कहलाती है स्वर वर्ण। ठीक है, बिना किसी रुकावट के मुख से जो बाहर निकल जाती है स्वर, उसे कहते हैं स्वर। स्वरों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी स्वर की सहायता नहीं ली जाती, अन्य किसी व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती, स्वर स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अब स्वरों के भेद की बात कर लेते हैं दोस्तों। मुख्य मुख्य बातें कर रहे हैं, यही आएंगे परीक्षा में, ज़्यादा डीपली में जाने की आवश्यकता नहीं है रीड के अंदर। स्वर की बात कर लेते हैं, स्वरों के भेद। तो दोस्तों उच्चारण की मात्रा में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वरों के होते हैं 3 भेद। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत। ठीक है, तो दोस्तों ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व का मतलब हमने बात कर ली थी प्रत्याहार जब पढ़े थे, माहेश्वर सूत्र। ठीक है, माहेश्वर सूत्र दोस्तों हर जगह काम आएंगे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपको याद करने हैं। ठीक है, कल आपको कमेंट करके बताना है कि मुझे माहेश्वर सूत्र याद हो गए हैं। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र इसमें हमने बात की थी ह्रस्व कौन कौन से आते हैं। तो पहला जो सूत्र है ए ई उण। ठीक है, इस न को छोड़ना है अंतिम वाले को, री, ली और क, ये दूसरा सूत्र है, ये पहला और ये दूसरा। तो इसके अंदर देखिए जो अकवर्ण होते हैं ऐसे लेकर क, ठीक है, इसी प्रकार प्रत्याहार बनाते हैं, यहाँ का पहला और यहाँ का अंतिम क, और ये हलंत वाले इसको बीच में छोड़ देना है। तो ए ई उ, ठीक है, ए ई उ और री, ली, ये जो 5 वर्ण हैं, ए ई उ री और ली, ये 5 वर्ण है। इनमें मात्रा का, जिसमें हमें 1 सेकंड का, 1 पल का जो समय लगता है बोलने में, ए ई उ, उन्हें कहते हैं ह्रस्व वर्ण। ये होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दीर्घ वर्णों की। ठीक है, तो यहाँ पर इन 4 की ली का दीर्घ रूप नहीं होता है, ली का दीर्घ रूप नहीं होता है। ये बात अब बची है ये 4, इन 4 के जो दीर्घ रूप है वो हो जाते हैं दोस्तों, ए का हो जाता है आ, ई का हो जाता है ई, उ का हो जाता है उ और री का दीर्घ री। ठीक है, इसके बाद बचते हैं कौन कौन से बच गए? प्रत्याहार के अगले वही प्रत्याहार की बात, वही माहेश्वर सूत्र की बात हर जगह काम आएंगे। इसके बाद ई, आई, उन, री, लिक, ए, ओंग। अगला क्या था? ए, ओंग। ठीक है, और आई, औज। ठीक है, इसमें 4 आ गए, ए, ओ, आई, औ। ये बच गए ए, ओ, आई, औ। तो ये हो गए 8। कितने हो गए? दीर्घ हो जाते हैं स्वर 8। ठीक है, 8 दीर्घ हो गए। और यही के यही दोस्तों, यही के यही जो हैं, जो दीर्घ 8 हैं, यही हो जाते हैं प्लुत। दीर्घ में होते हैं जो ह्रस्व स्वर होते हैं, उनमें दीर्घ में डबल समय लगता है ह्रस्व से। इसमें 1 मात्रा का समय लगता है और इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। हम बोलते हैं ए, इसमें बोलते हैं आ, डबल समय लगता है। हम बोलते हैं ई, इसमें लगता है ई, उ, ऊ, यानी डबल समय लगता है, उसे कहते हैं 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें कहते हैं दीर्घ। और जहाँ पर 3 मात्रा का समय लगता है, इसका ये चिन्ह होता है, जहाँ पर 3 मात्रा का समय लगता है उसे कहते हैं प्लुत। जैसे सुबह जो मुर्गा बोलता है उसमें तीनों जो स्वरों के प्रकार हैं वो आ जाते हैं, कु कु कु, तीनों वर्ण आ जाते हैं, तो वहाँ पर आ जाता है प्लुत। जो तीसरा वर्ण है कु, लंबा बोलते हैं, 3 मात्राओं का समय वहाँ पर, उसे कहते हैं प्लुत। ठीक है, तो दोस्तों मुर्गे की बांग में तीनों स्वर के जो रूप हैं, उन्हीं के आधार पर पाणिनि ने इनके 3 रूप बताए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उकालो, जस्व, दीर्घ, प्लुत, इसमें वो सूत्र लगता है। ठीक है, तो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, इनके यहाँ पे देखिए ये जो 8 हमने दीर्घ की बात की, यही हो जाते हैं। इनमें जो प्लुत का चिन्ह लगता है, ये चिन्ह होता है प्लुत का। ठीक है, इन सभी के ये चिन्ह लगा देते हैं। जैसे आ का प्लुत रूप नन है तो इसकी ये चिन्ह लगा देते हैं, एक का लगाना है तो ये चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार 8 तो इनके हो गए। और एक दोस्तों जो बचा है ली, क्या बचा है? ली, इसका विकल्प से दीर्घ रूप होता है। विकल्प से पाणिनि जी ने
इसका दीर्घ रूप जो प्लुत रूप माना है, इसलिए विकल्प से होते हैं। तो विकल्प से पाणिनि जी ने कितने रूप बताए हैं? जो स्वरों के भेद हो गए वो कितने हो गए? 21 या 22। अगर कुल स्वर पूछे तो कितने हो गए? 21 या 22। दोस्तों हमने कल भी बात की थी, एक बार वापस रिटर्न कर रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मूल स्वर का पूछे परीक्षा में तो आ जाएंगे 5। कितने? अ ई उ री ली। मूल स्वर कितने होते हैं? 5। और परीक्षा में इस प्रकार आए कि स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं? तो दोस्तों की परीक्षा में आए 5, 9, 13, 21 या 22। तो दोस्तों अगर यही पूछे कि स्वर कितने होते हैं तो माहेश्वर सूत्र के आधार पर चाहे सभी ऑप्शन हो तो अगर 9 दिया हुआ हो तो पहले हमें 9 ही करना है। अगर 9 नहीं हो उसके बाद हमें करना है 13। यही पूछे कि स्वर कितने होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। और दोस्तों मूल स्वर का पूछे तो करना है 5, और पूछे कुल स्वर कितने होते हैं तो हमें करने हैं 21 या 22, ठीक है। अगर कुल स्वर पूछे फिर तो चाहे 9 हो चाहे 13 हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कुल स्वर पूछे हैं तो 21 या 22 ही आपको करना है, ठीक है। इस प्रकार से हो गए ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब दोस्तों ह्रस्व दीर्घ प्लुत इनके भी भेद किए गए हैं, वो हो जाते हैं आपके उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इनके प्रकार ही पूछते हैं, केवल ऑप्शन में आते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है कौन सा है, ठीक है। और इनके प्रकार पूछे हैं ह्रस्व, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के भी 2 भागों में बांटा गया उनको भी। एक होता है अनुनासिक, एक होता है अननुनासिक। उसको हम एक सारणी के माध्यम से समझेंगे। इस चार्ट के आधार पर स्वरों का जितना भी वर्गीकरण है पूरा वो समझेंगे, ठीक है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं वो हमने बात कर ली है। स्वर होते हैं 3, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब इन दीर्घ, प्लुत जो ह्रस्व हैं इनको भी 3 भागों में बांटा गया है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये क्या होते हैं पहले इनको जान लेते हैं। और दोस्तों उदात्त, उदात्त किसे कहते हैं? उदात्त का मतलब होता है ऊंचे के स्थान पर। दोस्तों जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो मुख में जो हमारा मुख है ये जीवा है, ठीक है। इन जो हमारे मुख में उच्चारण स्थान है दंत, ठीक है, तालु आदि जो जितने भी उच्चारण स्थान है वो हम आगे क्लास में बात करेंगे उच्चारण स्थान के विशेष, ठीक है। इनका जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे मुख में जितने भी उच्चारण स्थान है इनके ऊपर के भाग से किया जाता है, उन्हें कहते हैं उदात्त। इनका एक सूत्र है दोस्तों, वो याद करना आपको। क्या सूत्र होता है? उच्चैरुदात्तः, उच्चैरुदात्तः, उच्चैरुदात्त उसे कहते हैं उदात्त। इसका सूत्र पूछा गया है परीक्षा में, ठीक है। अनुदात्त किसे कहते हैं? जहां पर मुख के जो उच्चारण स्थान है उनमें नीचे के भागों से जो बोला जाता है उसे कहते हैं अनुदात्त। इसका उच्चारण स्थान, इसका सूत्र है वो होता है निच्चैरनुदात्तः, निच्चैरनुदात्तः, अनुदात्त, ठीक है। स्वरित किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करते समय उदात्त और अनुदात्त के मध्य भाग से किया जाता है उसे कहते हैं स्वरित, ठीक है। स्वरित का सूत्र है वो होता है समाहार स्वरित, समाहार स्वरित, ठीक है। तो ये इसका सूत्र है। उदात्त का उच्चैरुदात्त, अनुदात्त का निच्चैरनुदात्त। ऊंचे स्थान से बोला जाता है वो उदात्त, नीचे स्थान से बोला अनुदात्त। और समाहार, दोनों का समाहार हो जाता है, समूह बन जाता है, उसे कहते हैं समाहार स्वरित, स्वरित, ठीक है। तो दोस्तों इसका एक बार चिन्ह भी पूछा गया है इनमें, ठीक है, कि उदात्त स्वर जो होते हैं इनमें क्या चिन्ह लगता है, अनुदात्त का क्या चिन्ह लगता है और समाहार का क्या चिन्ह लगता है। आपको दोस्तों इतनी डिपली में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं ले जा रहा हूँ। एक छोटी सी बात कर लेते हैं। उदात्त में कोई भी चिन्ह नहीं होता है, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है परीक्षा में कभी भी। उदात्त का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। अनुदात्त का जैसे अ है, इसके अंदर नीचे की ओर आड़ी रेखा होती है अनुदात्त का चिन्ह। स्वरित का चिन्ह विशेष रूप से पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? देखिए, जैसे ये अ है, इसके सिर पर एक खड़ी रेखा होती है, ये होता है स्वरित का चिन्ह। अब दोस्तों इससे गड़बड़ा जाते हैं सब कि ऊपर की ओर खड़ी रेखा है तो दिमाग कहाँ जाता है? सीधा उदात्त की ओर जाता है। लेकिन दोस्तों ये चिन्ह किसका है? हमारे जो खड़ी रेखा है ऊपर, ये चिन्ह है हमारे स्वरित का, ठीक है। तो उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है। अनुदात्त का नीचे आड़ी रेखा होती है और जो स्वरित है उस पर एक खड़ी रेखा होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से होते हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब इनसे ज़्यादा आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है रीड के हिसाब से, ठीक है। ये तो हो गई उदात्त, अनुदात्त, स्वरित की बात कर ली हमने। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये जो ह्रस्व के 3 प्रकार हो गए, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इसी प्रकार दीर्घ के हो गए उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। जैसे आग का बोलते हैं तो आग का उच्च स्थान से, नीचे स्थान से और समास मतलब बीच के स्थान से,
इसी प्रकार प्लुत के 3 स्थान हो गए। अब बात कर लेते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनके वापिस उपभाग किए गए हैं। वो क्या क्या हैं? उदात्त का वापिस उदात्त को 2 भागों में बांटा गया है। उदात्त को बांटा गया है अनुनासिक और अननुनासिक। अनुदात्त को 2 भागों में बांटा गया है, अनुनासिक और अननुनासिक। स्वरित को 2 भागों में बांटा गया है, अनुनासिक और अननुनासिक। ठीक है, इस प्रकार से हर भाग जो उपभाग है इनको वापिस उपभेदों में बांटे गए हैं। तो दोस्तों अब देखिए कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, कुल कितने हो गए नीचे वाले? 18। अब देखिए बात करते हैं ऋस्व कौन कौन से होते हैं। ए, ई, उ, री और हमारा द्री। दीर्घ कौन कौन से होते हैं? दोस्तों दीर्घ में आ जाते हैं आ, ई, उ, री, और इसमें क्या नहीं आता है, केवल एक लरी नहीं आता है दीर्घ में। ठीक है, और दोस्तों प्लुत और इसके दीर्घ में आ जाते हैं ए, आई, ओ, औ, ये भी आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्लुत की, तो यही आ जाते हैं प्लुत में, और प्लुत में लरी का विकल्प से होता है। तो अब देखिए दोस्तों अ है, अ कितने प्रकार का होता है? तो आपको बताना है 18 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ई कितने प्रकार का होता है? तो 18 प्रकार। कैसे हो गए? अब पूछते हैं अ के 18 भेद बताओ, तो आप 18 भेद बता सकते हैं। किस प्रकार से बताना है वो देखिए, ऋस्व, उदात्त, अनुनासिक, ऋस्व, उदात्त, अनुनासिक। ठीक है, ऋस्व, अनुदात्त, अनुनासिक, ऋस्व, अनुदात्त, अनुनासिक, ऋस्व, स्वरित, अनुनासिक, ऋस्व, स्वरित, अनुनासिक। इस प्रकार से आपको ये तो हो गए 6, फिर दीर्घ के 6 और प्लुत के भी 6। तो कितने हो गए हमारे? अ के वेद हो गए 18। इसी प्रकार से ई के 18 वेद, उ के 18 वेद और री के भी 18 वेद होते हैं। और दोस्तों लरी का पूछे, किसका? लरी का पूछे हमारे कि लरी के कितने वेद होते हैं, तो आपको क्या करना है, लरी के वेद होते हैं 12। कैसे होते हैं वो देखिए, लरी के 12 इस प्रकार होते हैं कि लरी दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, तो 6 तो हो गए ये ऋस्व और 6 हो गए प्लुत विकल्प से, तो 12 वेद होते हैं। अब दीर्घ वाले जितने भी बचे हैं आ, ठीक है, आ तो इसमें आ गया ना, ए का दीर्घ रूप होता है आ। ठीक है, अब बच गए कौन कौन से बच गए? आ, ई, उ, री, ये तो दीर्घ रूप में आ गए। ए का रूप आ होता है, ई का रूप दीर्घ ई होता है, तो बात एक ही है। ठीक है, उ का दीर्घ उ। ठीक है, इस प्रकार से अब बच गए कौन कौन से? ए, आई, ओ, औ। ये 4 जो बचे हैं इनके उपभेद बताते हैं। तो इनके बताने आपको 12 कितने 12 रूप तो उपभेद होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? ए, आई, ओ, औ इनका ऋस्व रूप नहीं होता है। ठीक है, तो इनके एक दीर्घ से और प्लुत से, इस प्रकार से 12 रूप सभी के हो जाते हैं। दोस्तों ये बात समझ में आ गई ना? ए, ई, उ, री के कितने हो गए? 18। इनके दीर्घ रूप होते हैं आ, ई, उ, री, इनको गिनना नहीं है। लरी के हो गए 12 क्योंकि ये दीर्घ नहीं होता है, और ए, आई, ओ, औ जो बचे हैं इनके हो गए 12 क्योंकि ये ऋस्व नहीं होता है। तो दोस्तों ये था हमारा स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, आराम से एक सवाल पक्का आएगा इनमें से। ठीक है दोस्तों, आपके अब बचा है जो हमारे सिलेबस की बात कर लेते हैं वापस। ठीक है, सिलेबस में हमारे दिया हुआ है स्वर और व्यंजन। ठीक है, एक उच्चारण स्थान। ठीक है, उच्चारण स्थान और स्वर व्यंजन, इनमें से हमने स्वर की बात कर ली है। अब बचा है व्यंजन, इसकी हम कल बात करेंगे, और उसके बाद एक वीडियो जो बचा है वो करेंगे हम उच्चारण स्थान की। इस प्रकार से हमारा पहला टॉपिक आराम से पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, और दोस्तों वो कल बता देना मेरे को किस किस को महेश्वर सूत्र याद हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर याद नहीं हुए तो मैं वापस आपको वीडियो बना दूंगा महेश्वर सूत्र का। ठीक है, तो वो याद करने हैं। उसके बाद इससे अगर वो याद नहीं है तो आगे बढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा सीरियस मत लो। ठीक है, वो पहले याद करो, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गई हमारे स्वरों का प्रकार। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर व्यक्ति अपने साथ 2 दोस्तों को जोड़ें संस्कृति क्लास में। दोस्तों अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा लीजिए, और पास में जो बेल आइकन दिखाई दे उसको भी दबा लीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों आज के लिए विदा लेते हैं। राधे राधे, जय कृष्णा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।